May I come in, ma'am? Come in, please. Thank you, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Sit, Devesh. Thank you, ma'am. आपका माध्यम हिंदी है, Yes, ma'am. तो अपने विषय में कुछ बताएं। मैम, मेरा नाम देवेश पारासर है। मैं राजस्थान के अलवर ज़िले का रहने वाला हूँ। मेरी स्कूलिंग अलवर से ही हुई है और जयपुर में मैंने बैचलर ऑफ साइंस से ग्रेजुएशन किया है। और ये यूपीएससी में मेरा सेकंड इंटरव्यू होगा। और गज़ल राइटिंग, लॉन्ग वॉक करना, ये मेरी हॉबीज़ है मैम। अब पिछले इंटरव्यू में क्या गलतियां हुई थी आपसे? मैम, मैं पूरी तरह रेडी नहीं था, चूँकि समय का थोड़ा अभाव था। इसलिए मुझे लगा कि मैं कुछ चीज़ों में और डेप्थ में जा सकता था, नॉलेज लेवल पर भी और पर्सनैलिटी लेवल पर भी। तो आपने पिछले इंटरव्यू के बाद इस Yes. इंटरव्यू में आने से पहले अपने अंदर क्या क्या सुधार या इम्प्रूवमेंट्स करे हैं? मैम, एक्चुअली इस बार मेरे पास फिर समय का अभाव रहा। पिछले इंटरव्यू के बाद मैं थोड़ा फिजिकल प्रॉब्लम से गुजरा और तो मुझे लंबे टाइम तक हॉस्पिटलाइज भी रहना पड़ा, बेड रेस्ट पर भी रहना पड़ा। हालांकि मैंने अपने नॉलेज को ठीक करा है और कम्युनिकेशन पर मैंने थोड़ा काम किया है, तो मुझे लगता है कि मैंने ये चीज़ें इस इंटरव्यू के लिए रेडी करी हैं। कम्युनिकेशन जिसे Yes. कहना चाहिए हमारी वार्तालाप में, यस मैम। कौन सी ऐसी 3 चीज़ें जो बहुत ज़रूरी होती हैं? मैम, पहली ज़रूरी चीज़ है सरलता, कि हम जितना सरलता से किसी से बात कर सकें, समझा सकें। दूसरा है शॉर्ट और कंसाइज वे में हम जितना बता सकें उसे। और मैम, तीसरा मैं कहूँगा मधुरता होनी चाहिए हमारे कम्युनिकेशन में। ठीक है। यस तो आपने जैसे कम्युनिकेशन इम्प्रूव करने की कोशिश करी, मैम। यस मैम। किस तरीके से करी? मैम, टीचर्स के थ्रू, अपने से बड़ों से बात करके, कुछ लेवल पर मिरर प्रैक्टिस करके, तो ये चीज़ें मैंने ट्राई करी है मैम। ठीक है। हिंदी एक जो आपका माध्यम है, यस मैम। हिंदी माध्यम के बच्चों में अक्सर एक मिथ कह लीजिए या फिर एक समस्या उनके सामने पेश आती है कि उनको ऐसा लगता है कि सिलेक्शन की जो प्रक्रिया है उसमें उनको कुछ डिसएडवांटेज है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? हाँ मैम, मैंने पर्सनल लेवल पर ऐसा फील नहीं करा है। हालांकि मुझे कुछ ऐसा लगता है कि टेक्निकलिटीज़ के लेवल पर देखें, जैसे कि हिंदी में लिखने में इंग्लिश की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है। हालांकि अगर नॉलेज लेवल ठीक है या फिर हम उस चीज़ को ठीक से प्रिपेयर कर पाएँ, तो उसे डिसएडवांटेज के रूप में मैं नहीं देखता हूँ मैम। ठीक है। क्या हिंदी को पूरे भारत में, जैसे आप जानते हैं बहुत सारी भाषाएं हैं हमारी, यस मैम। तो क्या हिंदी को बाकी जो सदर्न स्टेट्स हैं या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, क्या वहाँ पर भी लागू करना चाहिए हमें? क्या इसे एक राष्ट्रीय भाषा के तौर पर डेवलप करना चाहिए? मैम, भारत में अधिकांश तौर पर, विशेषकर अगर नॉर्थ इंडिया के उसमें देखें हम, तो हिंदी काफ़ी लोगों द्वारा बोली जाती है, समझी जाती है। तो एक एकता की भाषा के रूप में हम इसे देख सकते हैं। लेकिन अच्छा ये होगा कि हम फोर्सफुली इसे सदर्न स्टेट में लागू करने के अलावा, लागू करने की बजाय हम पर्सुएशन के थ्रू काम करें, या फिर जो थ्री लैंग्वेज फार्मूला है उसके थ्रू हम इसे प्रमोट करें मैम। बिल्कुल सही बात है। राजस्थान से बिलोंग करते हैं आप? यस मैम। राजस्थान में घूंघट की प्रथा बड़ी प्रचलित है। यस मैम। तो ये बताएं कि अगर आपके विवाह के बाद, आपका विवाह हो गया? नो मैम। नहीं हुआ है? नहीं मैम। तो अगर आपके विवाह के बाद आपकी माताजी या आपके परिवार वाले यस मैम। आपकी पत्नी को घूंघट करने के लिए बोले, यस मैम। तो आपकी क्या राय होगी? मैम, घूंघट राजस्थान में एक केवल पैट्रियार्की का सिंबल नहीं रहा है। चूँकि ये सिक्योरिटी रीजन से जो इन्वेजन्स हुए, उन रीजन से ये चीज़ चालू हुई थी। उसके बाद किसी ना किसी तौर पर ये हमारे कल्चर या फिर सोसाइटी का हिस्सा बन गया, फिर एक सम्मान के तौर पर देखा जाने लगा। तो अगर अगर जो स्पाउस है उन्हें इंडिविजुअल तौर पर वो चाहती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मेरे मदर या फादर द्वारा अगर ऐसा कहा गया, तो मैं उन्हें भी समझाऊंगा, ये कोशिश करूंगा कि ज़रूरी नहीं है कि केवल घूंघट के तौर पर ही हम सम्मान को समझें या फिर उसे उस तौर पर देखें। ठीक बात है। राजस्थान में और क्या क्या ऐसी कुरीतियाँ हैं जिन्हें आप ऑब्जर्व कर पाते हैं, देख पाते हैं? मैम, एक बाल विवाह एक बड़ी कुरीति है, और कन्या भ्रूण हत्या, ये 2 बड़ी कुरीतियाँ हैं मैम, जिनका रीज़न मैं समझूंगा कि रूट रीज़न जो वहाँ पे महिला शिक्षा है वहाँ पे काफ़ी कम है। जैसे केवल 52% वहाँ पे फीमेल लिटरेसी रेट है। तो ये 3 बड़ी कुरीतियाँ मैं देखता हूँ मैं
राजस्थान में। और फीमेल फीटिसाइड का रेट क्या है वहाँ पे, या जिसे कहना चाहिए गर्ल रेशो? मैम फीटिसाइड का मुझे एग्जैक्ट अंदाज़ा नहीं है कि वो क्या रेट है, बट हाँ सेक्स रेशियो 928 है राजस्थान में। 928? यस मैम। और आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? मैम अलवर। अलवर की क्या सेक्स रेशो है? मैम अलवर 895 सेक्स रेशियो अलवर का मैम। मतलब राजस्थान से भी कम? यस मैम। धन्यवाद। थैंक यू मैम। हाँ देवेश, जी सर। अभी आपने बताया जी सर। ऑनरेबल चेयर को कि आप पिछली बार वेल प्रिपेयर्ड नहीं थे इंटरव्यू के लिए। कितने मार्क्स आए थे आपके? सर 157 मार्क्स आए थे मेरे। 157 थे। Yes. और आपने कहा इस बार भी आप अभी बहुत ज़्यादा वेल प्रिपेयर्ड नहीं हैं। नहीं सर, मैं हालांकि समय का अभाव रहा है, लेकिन पिछली बार की तुलना में मैं समझता हूँ कि मैं ठीक तरीके से तैयार होकर आया हूँ। पिछली बार की तुलना में ठीक है? यस सर। अन्यथा अभी भी आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन में अच्छी नहीं है? सर संभावना की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। जब आप ही के मन में संशय है तो आपको किस लिए चयनित किया जाए? सर संशय नहीं है, एक मन में ये है कि मैं और इच्छा इससे बेटर कर सकता हूँ, तो एक संशय के तौर पर मैं इसे डिटर्मिनेशन के तौर पर ज़्यादा देखता हूँ कि मैं अपने आप को और कितना बेहतर कर सकूँ, कितनी जो संभावना है, गुंजाइश है, उनको मैं फुलफिल कर सकूँ सर। आपने ग्रेजुएशन 2017 में किया है? यस सर। तो काफ़ी लंबा समय हो गया, उसके बाद आपने और कुछ नहीं किया तब से? नो सर। तो ऐसा नहीं लगता कि आप या आप जैसे युवा यूपीएससी का सपना देखते हुए अपना बहुत समय खराब कर देते हैं? सर कुछ प्रोडक्टिव भी कर सकते थे, पढ़ कुछ और नौकरी कर सकते थे, साथ साथ पढ़ सकते थे। सर चूँकि शुरुआत से ही रुझान कॉलेज के टाइम सर मेरा रुझान सिविल सर्विस की तरफ ज़्यादा रहा है, और चूँकि ग्रेजुएशन के बाद कुछ फैमिली की कंडीशंस और मेरी खुद की फ़िज़िकल कंडीशंस के हिसाब से मुझे ज़्यादा समय लग गया। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि इतना समय नहीं लगना चाहिए था सर। फिजिकल कंडीशंस, आईपीएस आपने चॉइस में भरा है? यस सर। तो क्या फिजिकल कंडीशन है? सर मेरे स्पाइन में प्रॉब्लम हो गई थी। हाँ, तो परफेक्टली ठीक क्योर्ड हैं आप? सर नॉट परफेक्टली, बट हाँ मैं काफ़ी हद तक अब ठीक हूँ। ओके, ठीक है। जी सर। सुप्रीम कोर्ट में जी सर। कॉलेजियम व्यवस्था के बारे में कुछ बताएं मुझे। आप सहमत हैं या इसमें कुछ सुधार होने चाहिए? सर कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट में कुछ जजेस की बेंच है जो कि जजेस की नियुक्ति, उनके ट्रांसफ़र या फिर केसेस वगैरह के संबंधी जो निर्णय लेती है। हालांकि पिछले कुछ समय में कॉलेजियम केसेस का निर्णय लेती है? सर मुझे इस बारे में कंप्लीटली जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ नियुक्ति को लेकर के काफ़ी न्यूज़ में रहता है कॉलेजियम तो देवेश। यस सर। सर एक हालांकि पिछले कुछ समय में इसमें विवाद की स्थिति ये उभरी है कि इसमें पारदर्शिता की कमी देखी गई है, और चूँकि केसेस की पेंडेंसी ज़्यादा है, पारदर्शिता को लेकर के इसमें प्रॉब्लम है, तो मुझे लगता है कि सर इसमें सुधार ज़रूरी है इस वक्त के लिए सर। आपको कॉलेजियम के बारे में ठीक से पता नहीं है इसका मतलब? एनीवे सर मैं इसमें जानकारी और लूँगा सर। चलिए मुझे ये बताइए, भारत में ट्राइबल्स, ठीक है, जनजातीय विकास के लिए क्या किया जाना चाहिए? सर जनजातियों के सामने सबसे मेजर प्रॉब्लम सर उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो काफ़ी वीक है। साथ ही साथ वहाँ पे हेल्थ और एजुकेशन को लेकर भी बड़े इश्यूज हैं सर, तो इस डायरेक्शन में हमें काम करना चाहिए। क्या भारतीय संविधान में ट्राइब को, शेड्यूल्ड ट्राइब को डिफाइन किया गया है? सर इस बारे में मुझे जानकारी है नहीं सर, माफ़ी चाहूँगा सर मैं। अच्छा, ओके। शेड्यूल 5th, शेड्यूल 6th, अनुसूची 5, अनुसूची 6 कुछ जानते हैं? आपके राजस्थान में जनजातीय पॉपुलेशन तो है? यस सर। फिर आपने इस पे क्यों नहीं पढ़ा है? सर मुझे जो संविधान में प्रावधान है या फिर पूरी नॉलेज, इस बारे में मुझे पूरी नॉलेज नहीं है। कौन कौन सी ट्राइब्स हैं राजस्थान में? सर राजस्थान में मीना जनजाति है, सहरिया जनजाति है, ग्रासिया जनजाति है। इनके तीनों के अगर आपको कंपेयर करें तो क्या समस्याएं हैं और कौन सबसे आगे है? सर राजस्थान में मीना जनजाति एक अच्छी स्थिति में है, लेकिन अधिकांश मीनास को क्या वास्तव में जनजाति कहना उचित है? सर पिछले कुछ टाइम में हालांकि मीना जो जनजाति है उनकी स्थिति उभरी है, लेकिन जनजाति कहने का अर्थ केवल इकोनॉमिक या फिर गवर्नमेंट में उनके पार्टिसिपेशन को लेकर ही नहीं है। उनके जो कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं और जो पॉपुलेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, उस वे में भी उन्हें जनजाति कहा जाता है सर। क्या वो वास्तव में मुख्य धारा
का जो समाज था उससे दूर रहते थे मीना? सर प्रारंभिक तौर पर ऐसा देखा कौन से गया। जिले हैं जिनमें मीणा जनजाति मुख्यतः थी? सर राजस्थान में पूर्वी राजस्थान के जो क्षेत्र हैं, पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान के, दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के जो क्षेत्र हैं। दक्षिण में मीनाज हैं? सर मुझे पूरा अंदाज़ा नहीं है, लेकिन पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी हिस्से में मीना जनजाति की अच्छी खासी पॉपुलेशन रहती है सर। वहाँ काफ़ी पॉपुलेशन रहती है? जी सर। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में कुछ जानते हैं आप? जी सर। पढ़ा हुआ है या अभी उसके में तैयारी कम है? जी सर, मुझे कुछ जानकारी है उस संदर्भ कुछ में। जानकारी है? जी सर। ठीक है, मुझे बताइए पनामा कैनाल जी सर। से क्या समस्या उत्पन्न हुई है अभी? सर रिसेंट में वहाँ पर ये देखा गया है कि वहाँ पे वाटर लेवल जो है वो काफ़ी नीचे गया, जिससे कि जो बड़े जहाज हैं उनको वहाँ से निकलने में दिक्कत आ रही थी सर। ठीक पनामा है, तो कैनाल वो में। किस रास्ते से जा रहे हैं? सर इस बारे में मुझे कंफर्म जानकारी है नहीं पूरी तरह, मैं माफ़ी चाहूँगा सर। ओके, ठीक, थैंक यू। देवेश जी, जब मैम ने आपसे पूछा वहाँ पे कुरीतियाँ हैं जो, उसमें आपने बताया पर्दा सिस्टम, आपने बताया सिक्योरिटी एक रीज़न है। क्या आज भी सिक्योरिटी एक रीज़न है? मैम आज जो पहले के टाइम में जो सिक्योरिटी कंसर्न था वो मैम आज नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है? मैम पर्दा की? यस मैम, मैं देखता हूँ कि अब इसमें पर्दा सिस्टम ज़रूरी जो नहीं है। मतलब आपने बोला कि अगर आपकी वाइफ होंगी यस मैम, तो आप उनकी इच्छा के हिसाब से उन्हें जो सही लगेगा करने देंगे। क्या ये गलत रोल मॉडल नहीं पेश करेंगे आप? आप किसी फंक्शन में जाते हैं यस मैम, और आपकी वाइफ विद पर्दा जा रही है, तो क्या ये गलत मैसेज नहीं जाएगा समाज में? मैम जैसे कि अगर हम केवल इसे पैट्रियार्की की नज़र से देखें, पर्दा को केवल पैट्रियार्की से जोड़ें, तो वो एक गलत सिंबल दे सकता है। लेकिन एक इंडिविजुअल की इच्छा है, जैसा कि मैंने बताया कि वो किसी ना किसी रूप में भी हमारे कल्चर और सोशल का एस्पेक्ट का जो हिस्सा बना है, उस संदर्भ में तो है। मतलब पर्दा सिस्टम के बारे में कुछ गलत नहीं है अगर कोई अपनी इच्छा से कर रहा है? नहीं सर, मैं सॉरी मैम, अगर पर्दा अपनी इच्छा से कोई कर रहा है तो वो मैं उसे गलत नहीं कहूँगा मैम। ग्लास सीलिंग इफेक्ट पता है आपको क्या होता है? मैम इसके बारे में मुझे कुछ जानकारी है। अच्छा, आपने सेक्स रेशियो बताया राजस्थान का 928, यस मैम। आपके डिस्ट्रिक्ट का 895। 895। यस मैम। क्या क्या कारण है? सिर्फ लिटरेसी या और भी कोई कारण आप सोच सकते हैं? मैम लिटरेसी एक मेजर रोल करता है, जिसके कारण जैसे फीमेल फीटिसाइड है वो एक रीज़न बनता है मैम, एंड बाल विवाह भी एक रीज़न है मैम। एजुकेटेड क्लासेस में फीमेल फीटिसाइड नहीं होता? नहीं मैम, होता है। जो टेक्नोलॉजी है उसका एक गलत प्रयोग, उसको किस तरीके से यूज़ करना है, या फिर जो पैट्रियार्कल माइंडसेट है वो एक मेजर रोल। आप क्या सुझाव देंगे इसे सही करने के लिए, इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए? मैम इसका शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन ये है कि जो भी इस बारे में कानून है उसे लेटर एंड स्पिरिट के साथ फॉलो किया जाए। जो हॉस्पिटल्स हैं उन्हें उन पर एक तरह से नियमित तौर पर निरीक्षण हो। एंड मैम इसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ये है कि हम मानसिकता चेंज करें, और जो एजुकेशन है एजुकेशनली एम्पावर करें मैम महिलाओं को, लोगों को, वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा मैम। आप अलवर से आते हैं, अलवर में कोई 2 जगह घूमने के लिए कौन कौन सी हैं? मैम अलवर में एक जगह है महाराज भर्तृहरि की तपोस्थली, वो स्थान है, और मैम एक पांडुपोल। भानगढ़ फोर्ट? यस मैम, भानगढ़ भी एक अच्छी जगह है। सरिस्का टाइगर रिजर्व? यस मैम, सरिस्का टाइगर रिजर्व। सरिस्का टाइगर रिजर्व जानते हैं आप इसके बारे में? यस मैम। प्रोजेक्ट टाइगर यस मैम। क्या है? मैम 1973 में जो टाइगर्स हैं उनकी पॉपुलेशन काफ़ी कम हो गई थी, तो उनके संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था मैम, जिसके तहत देश में अलग अलग जगह टाइगर रिजर्व बनाए गए, उनके सुरक्षा के लिए काफ़ी मेजर्स लिए गए मैम। ज़रूरत क्या है टाइगर्स को कंजर्व करने की? क्या फ़ायदे हैं? हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। यस मैम। व्हाट इज़ द नीड? मैम एक ये कि बायोडाइवर्सिटी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है बाघ, जो कि एक कीस्टोन प्रजाति भी है, ताकि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो असंतुलित रहे। दूसरा मैम एक संविधान में भी हमारे राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं उनमें वन्य जीवों के प्रति उनकी सुरक्षा, उनके प्रति दयालुता का अधिदेश दिया गया है। तो इस संदर्भ में मैम जिसे मैं ज़रूरी समझता हूँ।
ठीक। थैंक यू। हाय दिवेश, यस सर। आपको ना एक अवार्ड मिला हुआ है क्लीनलीनेस पे, यस सर। बेस्ट हॉस्टेलियर एंड क्लीनलीनेस पे अवार्ड। तो आपको क्या लगता है भारत में जो स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च किया गया था, तो इट्स बीन लॉन्ग टाइम, मतलब 7-8 साल तो आराम से हो चुके उस स्वच्छ भारत अभियान को लॉन्च किए हुए। यस सर। आपके हिसाब से ये एक सक्सेसफुल अभियान है कि अभी ये अनसक्सेसफुल हो चुका है? सर मेरे दृष्टिकोण में ये एक काफ़ी सक्सेसफुल अभियान रहा है, जो कि जन आंदोलन के रूप में रहा है। लोगों की, हालांकि इसमें कुछ समय लगा है और हो सकता है कुछ समय और लगे इसे पूरी तरह अचीव करने को लेकर, लेकिन इसने जो लोगों की आदतों में जो परिवर्तन है, बिहेवियरल चेंज जो लाए हैं, वो इसमें ज़्यादा मायने रखते हैं। कैसी आदतें चेंज हुई लोगों की? कहाँ देखा आपने ऐसा? कोई एग्जाम्पल होगा आपके सामने तभी आप शायद बोल रहे हो। सर जैसे जनरली तौर पर पहले ये देखा जाता था कि जो कचरा रहा वो हमने बाहर फेंक दिया, या फिर बाहर हमें कचरा काफ़ी दिखता था। लोग इस बारे में अब खुद जागरूक हैं। ये जो रीजन है राजेंद्र नगर, Yes, मुझे नहीं लगता पूरे भारत में इससे ज़्यादा इनलाइटेंड रीजन कोई होगा। सारे यूपीएससी पढ़ने वाले बच्चे हैं यहाँ। Yes, पूरी दुनिया सारी जहाँ का कचरा दिखता है यहाँ पे। यस सर। तो यहीं के लोगों में जो इतने जागरूक होते हुए भी यहाँ पर एनलाइटमेंट नहीं आई लोगों में, तो आपको लगता है बाहर आ चुकी होगी? सर हालांकि इसमें समय लगेगा, पूरी तरह हम नहीं कह सकते कि लोग पूरी तरह जागरूक हो गए हैं, लेकिन उस डायरेक्शन में काफ़ी अच्छे हमें सुधार देखने को मिल रहे हैं। तो ये ज़रूरी है कि सर टाइम लगेगा, बट इट्स अचीवेबल सर। एक बात बताओ, आपने जब से यूपीएससी की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करी, हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था घूंघट प्रणाली पे, है ना? यस सर। मुझे आप बताओ, आपने जब से यूपीएससी की प्रिपरेशन करना शुरू किया है, ऐसे कौन से डिसिसिव चेंजेस आपने अपनी खुद की फैमिली में लाए जो एक परिवर्तन लाया, जो एक ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करते थे, बट आपने यूपीएससी में वो चीज़ें समझी, अपने फैमिली में इम्प्लीमेंट करी और चेंज ला दिया आपने बिल्कुल? सर एक बड़ा डिसाइसिव चेंज मैंने फैमिली में ये करा कि जैसे पहले जो मदर थी, परिवार के काफ़ी सारे डिसीजंस उनमें इन्वॉल्व नहीं होती थी। तो वो एक मेरा ये रहा कि मैं जब भी घर होता हूँ और कोई परिवार में कोई बात रहती है, फिर कोई डिसीजन लेने होते हैं, तो मदर काफ़ी इन्वॉल्व रहती हैं अब। तो ये मैंने एक, जब आप रहते हो तभी होता है ये कि आपके बाद भी ऐसा होता है कि अब मदर 100% किसी भी बड़े डिसीजन में माता जी तो रहेगी ही रहेगी? नो सर, अब बड़े जो माता जी हैं वो किसी भी परिवार के बड़े डिसीजन में हमेशा इन्वॉल्व होती हैं सर। ठीक है। आपने यस सर। लिखा है कि आपके पिताजी ब्रिक्स इंडस्ट्री में हैं, मैनेजिंग ब्रिक इंडस्ट्री आपने लिखा हुआ है। यस सर। व्हाट इज द ब्रिक इंडस्ट्री की कुछ डार्क रियलिटीज भी है, कुछ जानते हो ब्रिक इंडस्ट्री के बारे में? लेबर इश्यूज क्या है ब्रिक इंडस्ट्री की? सर लेबर इश्यूज़ उनके वर्क ओवरलोड का है सर, और जो उनको जिस तरीके से उन्हें वेतन मिलना चाहिए उतना वेतन नहीं मिलता है, और दूसरा कठिन परिस्थितियां होती हैं सर। अभी भी जो भारत में है ईंट भट्टों के तौर पर, मतलब टेक्नोलॉजी उतनी नहीं है ब्रिक्स के लेकर के, इसलिए जो ट्रेडिशनल मेथड है ईंट भट्टों को आग से पकाने को लेकर के, जिसमें काफ़ी ज़्यादा लेबर यूज़ होता है और काफ़ी हीटिंग प्रॉब्लम्स उस दौरान रहती हैं जब ईंटें पकती हैं। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं सर लेबर ब्रिक्स इंडस्ट्री में। आपकी कोई ब्रिक एरिया होगा, ब्रिक इंडस्ट्री होगी, या जो भट्टियाँ होगी, आपके पिताजी विजिट भी करते होंगे ऐसे कई जगहों पर, आपको भी जानकारी होगी। कुछ स्टेप्स लिए आपने इन लोगों की लाइफ सुधरनी चाहिए, इसलिए आपने सोचा है कभी इनके बारे में? सर मैंने हालांकि इंसिडेंट्स देके बताओ कि ऐसा कुछ किया था आपने। हालांकि सर मैंने कुछ नहीं करा, लेकिन कोविड टाइम्स में पिताजी ने जो लेबर्स वहाँ पे रह रहे थे उनके लिए काफ़ी सुविधा करी थी, क्योंकि ये अनुमति दे दी गई थी कि जो लेबर्स हैं, कुछ टाइम जो ईंट भट्टे बंद रहे थे तो लेबर्स अपने घर जा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लेबर्स उस समय अनेबल थे वहाँ घर जाने में, इस वजह से वहाँ पर व्यवस्था करी गई थी सर। ठीक है। अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन के लिए भी आपने कुछ किया हुआ है? यस सर। लिखा है वहाँ पे। क्या मतलब होता है अंडर प्रिविलेज का? सर अंडर प्रिविलेज जो वंचित हैं, जिन्हें अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और या फिर अच्छी शिक्षा स्वास्थ्य उन्हें अन्य बच्चों की तुलना में नहीं मिल पा रही हैं सही, वो मेरे दृष्टिकोण से अंडर प्रिविलेज है सर। क्या किया आपने उनके लिए? सर मेनली फंड रेजिंग इनिशिएटिव था ये, जो स्कूल लेवल पर चलाया गया था, जिसमें हर क्लासरूम को अपना अपना वर्क मिला था, जिसमें मैंने अपनी क्लास को हेड किया था। तो उसमें लोगों को परसुएड करके उनके लिए फंड रेज करने का मेन काम था सर। तो जैसे आप मेरे पास आ रहे हो, अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ दूँ अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रंस के लिए, कुछ फंड दूँ, तो आप कैसे परसुएड करोगे? मुझे क्या बताओगे आप? सर मैं सबसे पहले उन बच्चों की स्थिति के बारे में आपको अवेयर करूँगा।
डेटास के थ्रू, फोटोज़ के थ्रू, ताकि वो स्थिति आप समझ पाएँ। और फिर मैं ये समझाने की कोशिश करूँगा कि जो ये बच्चे हैं और ये आगे जाके भारत में एक एफिशिएंट वर्कफोर्स का निर्माण करेंगे। अगर हम अभी इनके लिए पूरी तरह सुविधा नहीं कर सकते हैं तो हो सकता है हम भविष्य में जो भारत प्लान कर रहे हैं अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का यूज़ करने का, हम उतनी बेहतरी तरह से नहीं कर पाएँ सर। ठीक। जी सर, थैंक यू सर। देवेश, जी सर। आपने अपने प्रोफाइल में लिखा है कि आपके 12वीं में 80% अंक थे आपके, यस सर। कॉलेज में आपके 75% थे, यस सर। बट 10वीं में अगर देखा जाए तो आपके सिर्फ 69% थे। इसका कोई खास कारण? जनरली देखा जाता है कि ट्रेंड ऑपोजिट होता है, आपके 10th 12th में ज़्यादा होते हैं, ग्रेजुएशन में जाके कम होते हैं। एनी स्पेसिफिक रीज़न कि आपके 10th में मार्क्स कम थे? सर शायद रिलियंस था मैं। सॉरी? उस वक्त मैं उतना अवेयर नहीं था 10th के लिए, वो हो सकता है मेरे से कुछ लापरवाही हुई हो सर उस संदर्भ में। आपने अपनी हॉबीज़ में लिखा है उर्दू में गज़ल लिखते हैं आप, शायरी पढ़ते हैं। यस सर। तो सबसे बेहतरीन उर्दू के शायर रहे हैं जो आपको कोई बता सकते हैं, जो आप पढ़ते हैं, जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है आपने? सर मैंने बशीर बद्र को पढ़ा है सर। ओके, कोई उनका शेर सुना सकते हैं? सर उनका एक शेर जो मुझे काफ़ी पसंद है कि ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा, ये मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है सर। ओके, गज़ल आपने बोला कि आप लिखते भी हैं। यस तो सर। गज़ल को लिखने के कुछ रूल्स होते हैं, यस उसके बारे में कुछ प्रकाश डाल सकते हैं आप? सर गज़ल को लिखने के दो मेजर रूल हैं। एक रदीफ़ से संबंधित है जो कि गज़ल के हर शेर में समांत के तौर पर चलता है। अंतिम शब्द गज़ल के एक शेर की जो सेकंड लाइन होती है उसमें समांत के तौर पर चलता है। दूसरा है सर काफ़िये के संदर्भ में है जो तुकांत के रूप में चलता है सर। और तीसरा गज़ल में एक तरह के बहर होनी चाहिए जिसे कि लयात्मकता कहा जाता है, चाहे वो तहत में हो या तरन्नुम में, लेकिन बहर जो लयात्मकता है वो एक मेजर रूल है सर गज़ल। एक मैक्सिमम लिमिट होता है कि एक गज़ल में इतने ही शेर हो सकते हैं, उस लिमिट के बारे में बताएंगे? सर ऐसी कोई लिमिट के बारे में मुझे जानकारी है नहीं सर। अल्लामा इकबाल के बारे में कुछ पढ़ा है आपने? नहीं सर, मैं अल्लामा इकबाल को ज़्यादा नहीं पढ़ पाया हूँ सर। इसके संदर्भ में एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा। अल्लामा इकबाल वो शायर हैं जिन्होंने सारे जहाँ से अच्छा लिखा है। जी सर। ऐसे क्या हालात रहे होंगे कि वो आदमी जिसने सारे जहाँ से अच्छा का कंपोजिशन करा, लेटर ऑन ही वेंट ऑन टू बिकम द फिलोसॉफिकल फादर ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या चेंजेस आए होंगे पॉलिटिकल कंडीशंस में कि एक उस तरीके का पोएट्री लिखने वाला आदमी पाकिस्तान की डिमांड में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लगा? सर मेजर रीजन इसके पीछे जो मैं समझता हूँ वो पॉलिटिकल आइडियाज़ ही थे, या फिर एक तरह से पॉलिटिकल जो पोलराइजेशन जो उस वक्त चल रहा था देश में विभाजन को लेकर के, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना का एक मेजर रोल था। तो जो पोलराइजेशन है वो इसका मैं एक मेन रीज़न समझता हूँ सर। फिलॉसफी आपका ऑप्शनल है, राइट? यस सर। हेत्वाभाष के बारे में क्या जानते हैं? हेत्वाभाष? न्याय फिलॉसफी से रिलेटेड। यस सर। सर हेत्वाभाष सर भारतीय दर्शन में 6 मेजर प्रमाण माने गए हैं जिनमें अनुमान है। अनुमान एक महत्वपूर्ण प्रमाण है। उस अनुमान के जो प्रमाण है उसके दोष के रूप में हेत्वाभाष है सर। कुछ थोड़ा और प्रकाश डालेंगे, कितने प्रकार के हेत्वाभाष होते हैं? सर मेजरली 5 प्रकार के हेत्वाभाष होते हैं सर। सर हालांकि मैं 5 याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन एक है प्रतिशत, जिसमें एक अनुमान का विरोधी अनुमान हो जाता है, एक बाधित है और एक असिद्ध है। ये 3 मैं याद कर पा रहा हूँ। शंकराचार्य और रामानुज, उनकी फिलॉसफी का मेन क्रक्स बताएंगे कंपेयर करके? सर शंकराचार्य के दर्शन में ब्रह्म को सुप्रीम सत्ता माना गया है और जीव को ब्रह्म से अलग नहीं माना गया है, जीव को ब्रह्म ही मत बताया गया है। बस फ़र्क इतना है कि वो माया से प्रभावित होता है तो वो एक अलग संदर्भ में दिखता है, जहाँ पे शंकराचार्य ने परमार्थिक और व्यवहारिक सत्ता के 2 स्तर माने हैं। रामानुज ने सर ईश्वर को सबसे महत्वपूर्ण सत्ता माना है, और ये जो सगुण ईश्वर को रामानुज ने सबसे महत्वपूर्ण सत्ता माना है, और जीव अजीव को उनके अंश के रूप में देखा है, ना कि पूरी तरह हम जैसे शंकराचार्य में जीव और ब्रह्म एक ही है, वैसे रामानुज में ईश्वर जो है उनके अंश के रूप में जीव है सर। अगर मैं देवेश से पूछूं तो वो शंकराचार्य जी के साथ ज़्यादा अपनी एग्रीमेंट रखते हैं या फिर रामानुजाचार्य के साथ? सर मैं रामानुजाचार्य के साथ ज़्यादा करीब पाता हूँ अपने आप को। क्या कारण है इस चीज़ का? सर ये एक व्यक्ति के भावनात्मक और आध्यात्मिक पक्ष को भी संतुष्ट करता है,
और एक सरलता के तौर पर ये देखा जाता है ताकि आम लोगों में इस चीज़ को अच्छे से समझा जा सके सर। मार्टिन हाइडेगर का नाम सुना है आपने? यस सर। उनकी फ़िलॉसफी के बारे में बता सकते हैं कुछ? सर उनकी स्पेसिफिक फ़िलोसॉफी मैं भी याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन वो अस्तित्ववादी दर्शन के दार्शनिक रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि वेस्टर्न फ़िलॉसफी जितना भी आपने पढ़ा है, Yes, उसमें ऐसी कौन सी फ़िलॉसफी है या कौन सा फ़िलॉसफर है जिन्होंने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है? सर मुझे डेकार्ट की फ़िलोसॉफी ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है सर। किस पर्टिकुलर एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं आप? सर जैसे उन्होंने एक संदेह विधि का प्रतिपादन करा, जिनमें उन्होंने कहा कि सभी चीज़ पर संदेह करना चाहिए, उसे तार्किकता की कसौटी पर अपनाना चाहिए। तो एक संदर्भ में वो मुझे पसंद आया सर। और दूसरा सर उन्होंने 4 दार्शनिक नियम बताए थे जो मुझे लगता है कि हम अपनी डेली लाइफ में, एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ में भी काफ़ी यूज़ कर सकते हैं सर। कांत का जो मॉरल फिलॉसफी का प्रिंसिपल है, Yes, उसको यदि हम भारतीय संस्कृति के साथ तुलना करें Yes, तो उनका कन्वर्जेंस किस पॉइंट पे होता है? ऐसे कुछ पॉइंट्स जो हमें दोनों फिलॉसफी में समानांतर मिलते हैं। सर एक आस्था का बिंदु कांट और भारतीय संस्कृति में या फिर भारतीय दर्शन में सेम मिलता है। कांट ईश्वर के संदर्भ में कहते हैं कि ना इसे प्रमाण के द्वारा सिद्ध किया जा सकता है, ना ही असिद्ध। अगर आपकी आस्था है तो ईश्वर में ईश्वर का अस्तित्व माना जाएगा। तो इस संदर्भ में मैं भारतीय संस्कृति के ज़्यादा निकट पाता हूँ कांट को। राजस्थान सरकार ने एक प्रोजेक्ट गोदावन लॉन्च करा था। जी सर। इसके बारे में कुछ बताएंगे? सर गोडावन राजस्थान का राज्य पक्षी है जो मेजरली पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर वाले इलाके में पाया जाता है। इनकी संख्या सर काफ़ी ड्रास्टिक तौर पर काफ़ी कम हो गई थी, इसलिए राजस्थान सरकार ने प्रोजेक्ट गोडावन चालू करा था। जैसे उनके संरक्षण के लिए मेजर्स अपनाए थे, जिसमें कि आकलवुड फॉसिल पार्क, गोडावन सेंचुरी, ये मेजर काम थे सर। ठीक है, धन्यवाद देवेश। थैंक यू। देवेश जी मैम। पराशर ऋषि कौन है? मैम पराशर ऋषि महाभारत काल के समय के एक ऋषि हैं। मैम एग्जैक्टली आप क्या पूछना चाह रही हैं वो मैं जानना चाह उनके रहा हूँ। विषय में बताएं। आपका नाम है देवेश पराशर, यस मैम। तो पराशर ऋषि के विषय में बताएं। उन्होंने क्या किया था, क्या उनकी खूबियाँ थी? मैम ये भारत में ज्योतिष शास्त्र के एक प्रवर्तक के रूप में देखे जा सकते हैं, जिन्होंने लघु पाराशरी और बृहद पाराशरी लिखी थी, जो ज्योतिष शास्त्र के संदर्भ में है। दूसरा उन्होंने पाराशर स्मृति भी लिखी थी, जो कि एक समाज के विधान के संबंध में एक पुस्तक है, डूज एंड डोंट्स के संदर्भ में। ये मैं पाराशर ऋषि के बारे में जान पाता हूँ। तो ज्योतिष में विश्वास है आपका? नहीं मैम। विश्वास नहीं है? नहीं मैम। अच्छा चलिए ठीक है। आपने अभी पीछे एक भर्तृहरि का नाम लिया था, जी मैम। तो कौन थे भर्तृहरि और उन्होंने क्या रचनाएं करी थी? मैम महाराज भर्तृहरि उज्जैन के शासक थे, जिन्होंने संन्यास लेकर के राजस्थान अलवर में अपनी तपोस्थली बनाया था। मैम भर्तृ की एक रचना जो नीति शतक सबसे फेमस है, जिनमें उन्होंने नैतिकता के संदर्भ में, मनुष्य के जीवन में संयम के संदर्भ में, ज्ञान के संदर्भ में चर्चाएं करी हैं मैम। बिल्कुल सही बात है। चलिए मेरा आपसे आखिरी सवाल। जी मैम। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे? मैम फ़िलहाल मेरे पास अभी मेरे प्रयास बाकी हैं। अगर इस अटेम्प्ट में मेरा नहीं हो पाता है, मैं डेफिनेटली अपने आप में और सुधार करके फिर से कोशिश करूँगा। बट फिर भी अगर किसी भी कारण से अंतिम तौर पर मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो मैम फिर मैं अपने विषय के साथ आगे पढ़ाई करूँगा और टीचिंग फील्ड में जाना पसंद करूँगा मैम। धन्यवाद देवेश। थैंक यू। आपका इंटरव्यू हो गया है। थैंक यू मैम। मैं कम इन? आइए Thank you. देवेश। बताएं देवेश, आपका स्वयं का आकलन कैसा है? मैम कुछ जीएस के टॉपिक्स पर मुझे थोड़ी और काम करना रहेगा, जैसे सर के साथ कोलिजियम की बात हुई उस संदर्भ में, और कुछ जो डेफ से रिलेटेड चीज़ें हैं उनके बारे में थोड़ा प्रिपेयर करना रहेगा मुझे। जैसे? ऐसा लगता है जैसे कि सर फंड रेजिंग इनिशिएटिव की बात हुई, तो उस संदर्भ में मैं थोड़ा और जानकारी लेना चाहूँगा मैम। गज़ल? हाँ मैम, गज़ल के संदर्भ में भी कुछ थोड़ा सा और Yes, विषय में आपको करना। देखिए सबसे पहले शुरुआत में जब आए थे थोड़ा सा नेक मूवमेंट थोड़ा सा ज़्यादा था, बहुत ज़रा सा। आपको वीडियो मिलेगी, आप देखिएगा। तो अगर वो कंट्रोल हो तो और अच्छा लगेगा। कोलेजियम जैसा जो विषय है आपको पता होना चाहिए था। यस मैम। है ना? तो न्यूज़पेपर आपने पढ़ना भी छोड़ दिया है क्या कुछ समय से? मैम पिछले 2-3 दिन से मैं नहीं पढ़ पाया।
2-3 दिन का सवाल नहीं है, तो कहीं नहीं समय मैम, ऐसे मैं थोड़ा सा रेगुलर हूँ मतलब न्यूज़पेपर में, बट शायद वो विषय के तौर पर मैं उतना ज़्यादा गहराई में जा नहीं पाया कॉलेजियम में। थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना। Yes, ma'am. खास करके देखो इंटरनेट और न्यूज़पेपर में जो चीज़ें आती हैं अक्सर बोर्ड वहीं से सवाल लेते हैं, यस मैम। क्योंकि वो नोट्स तो पढ़ते नहीं है ना यूपीएससी वाले। यस मैम। तो ज़्यादातर जो आम विषय हैं वहीं से ही सवाल बनते हैं। जी ठीक है। मैम। थोड़ा सा आपको अपना आउटलुक थोड़ा सा प्रोग्रेसिव करना पड़ेगा। देखिए क्या, जैसे घूंघट जैसी प्रथा है, यस मैम। तो एज एन ऑफिसर आप मतलब आपको एक थोड़ा सा प्रोग्रेसिव स्टैंड लेके ये बात आप कह सकते थे कि मैं बिल्कुल इस प्रथा के खिलाफ हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये है तो सिंबल पेट्रियार्की का ही। यस मैम। तो इसके लिए मैं बिल्कुल उन्हें समझाऊंगा कि किसी भी तरीके से ऐसी किसी प्रथा को हमें प्रमोट नहीं करना चाहिए, लेकिन अंततः मैं फोर्स नहीं करूँगा, चॉइस उनकी ही रहेगी, लेकिन मैं उन्हें समझाने की पूर्णतः कोशिश करूँगा कि आप घूंघट ना करें, और अपने माता पिता को भी समझाऊंगा कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। यस मैम। क्योंकि अल्टीमेटली ये कहीं ना कहीं पितृसत्तात्मक सोच का ही एक प्रतीक है। जी मैम। क्योंकि आप ऑफिसर होकर अगर प्रोग्रेसिव नहीं रहेंगे तो कैसे चलेगा। यस मैम। ठीक है। इसके अलावा आप खुद की बुराई नहीं कर सकते इंटरव्यू में। मैं तैयार नहीं हूँ, मैं पिछली बार ऐसे कम तैयार था, अब की बार ऐसे कम तैयार हूँ, आप ऐसी बातें बिल्कुल नहीं कर सकते। आपको अपनी तरफ से खुद कॉन्फिडेंट रहना है और अपने आप को कहना है कि मैं जितनी तैयारी कर सकता था मैंने करी है। ठीक है। इसके अलावा अगर आपकी तारीफ़ करी जाए तो आप बहुत सॉफ्ट स्पोकन हैं, थैंक यू मैम। बहुत ही पॉलिश्ड कैंडिडेट हैं, जिसे कहना चाहिए आप तैयार होकर आए हैं। लेकिन इसके साथ ना एक और जो परेशानी हो जाती है पॉलिश्ड के साथ, कि आंसर्स थोड़े से आर्टिफिशियल या प्रिपेयर्ड से लगते हैं बीच बीच में। ओके मैम। है ना। तो थोड़ा सा जिसे कहना चाहिए ना नैसर्गिकता या इनोसेंस आपके आंसर्स में, रॉनेस बनी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने प्रिपेयर किया हुआ है इन आंसर्स को। यस मैम। रीजन्ड पर्सनालिटी है आपकी, वेल ड्रेस्ड हैं आप, है ना। पोएम आपने अच्छी सुनाई, थैंक यू मैम। है ना, जो आपने जितने भी थोड़ा सा जो सुनाया वो अच्छा सुनाया। ठीक है। इसके अलावा आप बताएं और कुछ आप पूछना चाहते हैं। मैम, एक जो रिमार्क मेरे को जनरली मिलता है, या फिर चेहरे पर अननेसेसरी सीरियसनेस, ऐसा कुछ? शुरुआत में नहीं था, बीच में आप सीरियस हो गए थे जब आपको लगा कि कुछ जवाब आप नहीं दे पाए, तब Yes, आपके चेहरे पे सीरियसनेस आई थी। ओके मैम। लेकिन ठीक है, बहुत ज़्यादा गंभीर विषय नहीं लगा मुझे। ओके मैम। मैम, एक चीज़ हो रहा है, फिलोसॉफी को किस अप्रोच के साथ, स्पेशली सोशल पॉलिटिकल फिलोसॉफी को किस अप्रोच के साथ तैयार करना चाहिए? एक आम आदमी के जहन में जो विचार आते हैं इन सब्जेक्ट्स को लेकर, बस वैसे ही तैयार करना है। क्योंकि बहुत कम चांसेस हैं कि वहाँ पे कोई फिलॉसफी एक्सपर्ट बैठा हो, और अगर बैठे भी होंगे तो वो ज़्यादातर वेस्टर्न और इंडियन फिलॉसफी में ही सवाल पूछेंगे। जी मैम। तो अगर एक्सपर्ट होंगे तो जनरली वेस्टर्न इंडियन फिलॉसफी से ही पूछेंगे, जी मैम। और जो एक्सपर्ट्स नहीं हैं वो जनरल सवाल पूछेंगे। ओके मैम। थैंक यू मैम। बेस्ट विशेस। थैंक यू मैम।